हेलो स्टूडेंट्स। हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम जानेंगे कि मुग़ल कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सल्तनत काल से जो हमें साहित्य की समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ती है, वही परंपरा हमें मुग़ल काल तक आते आते बहुत अधिक विकसित होती हुई नज़र आती है और इस समय फ़ारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनसे मुग़ल कालीन इतिहास पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। मुग़ल काल में भारत में बहुत सारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई, उनकी स्थापना यहाँ पर हुई और इन कंपनियों के जो दस्तावेज हैं उनसे हमें तत्कालीन प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिलती है। और इस काल में बहुत सारे यूरोपीय यात्री और व्यापारी भी आए और उन्होंने अपना जो यात्रा विवरण लिखा है वो यात्रा विवरण भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें उपलब्ध कराता है। तो पुरातात्विक सामग्री भी इतिहास पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है, लेकिन अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों की तुलना में हमें बहुत कम मिलते हैं और मुख्यतः सिक्के, स्मारक और उनके अवशेषों को पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। अभिलेखों की संख्या इस समय हमें बहुत कम मिलती है और इसका जो कारण कहा जा सकता है वो ये है कि इस समय कागज़ का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया था। तो इस तरह से हम मुग़ल कालीन इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत देशी साहित्य या फ़ारसी साहित्य की, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले जीवन चरित्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ़ारसी साहित्य के अंतर्गत बहुत सारी रचनाएं रखी जा सकती हैं, जैसे कि सामान्य इतिहास से संबंधित रचनाएं, जीवन वृत्तांत, सरकारी और गैर सरकारी ऐतिहासिक रचनाएं, आत्मकथाएं, प्रशासकीय दस्तावेज, सरकारी पत्र आदि। तो कुछ मुग़ल सम्राटों द्वारा अपनी जीवनियाँ और संस्मरण भी लिखे गए जिनसे तत्कालीन इतिहास पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिलती हैं। और इस श्रेणी में जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है बाबर की आत्मकथा, जिसे तुजूक बाबरी भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं वाक़ियात बाबरी या बाबरनामा। तो ये मूलतः तुर्की में लिखी गई थी, लेकिन बाद में जाकर इसका फ़ारसी में भी अनुवाद हुआ। तो बाबरनामा जो है वो भारत की राजनीतिक और प्राकृतिक स्थिति तथा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती है और इसमें बाबर द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। आरंभिक मुग़ल कालीन इतिहास पर इससे बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है। बाबर की जो बेटी थी और हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा के नाम से लिखी और इससे हुमायूं के कार्यकलापों के विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुजूक जहांगीरी लिखना प्रारंभ किया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाया और बाद में जाकर मोहम्मद खां द्वारा इसे पूर्ण किया गया। अब हम बात करते हैं तबकातों की। तो मुग़ल कालीन इतिहास में तबकात श्रेणी की रचनाओं से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है और इस श्रेणी के अंतर्गत हम बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों को रख सकते हैं और इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं निजामुद्दीन अहमद की तबकाते अकबरी, बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख, फरिश्ता की गुलशन इब्राहिमी, खफ़ी खां की मुंतखब उल लबाब। तो तबकाते अकबरी की अगर हम बात करें तो तबकाते अकबरी से भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छी जानकारी हमें मिलती है और निजामुद्दीन ने अपने अनुभव के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख इसमें किया है। और निजामुद्दीन की ये जो रचना है उससे अकबर के शासनकाल के बहुत सारी घटनाओं की जानकारी हमें मिलती है, जैसे बैराम खां का पतन है, मजर की घोषणा है, अकबर के सैनिक अभियान है। हालांकि इसमें उसने अकबर के दक्षिण भारतीय अभियानों का उल्लेख नहीं किया है और उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। बदायूनी की जो रचना है वो भी अकबर कालीन इतिहास का एक प्रमुख स्रोत कही जा सकती है और बदायूनी द्वारा इस ग्रंथ में महमूद गजनी के आक्रमण से लेकर अकबर के 40 वर्षों के शासनकाल तक का विवरण हमें मिलता है।
इसमें अकबर के शासन के संबंध जो घटनाएं हैं उनको बहुत ही प्रभावकारी ढंग से उसने प्रस्तुत किया है और बदायूनी अकबर के प्रशासन और उसकी धार्मिक नीतियों पर भी बहुत अच्छा प्रकाश डालता है। उस सद्र के कार्यों का जितना अच्छा वर्णन उसने किया है और अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है वो हमें अन्य किसी तत्कालीन जो स्रोत है उसमें प्राप्त नहीं होती है। तो बदायूनी की जो ये रचना है वो हम कह सकते हैं कि अबुल फजल ने जो अकबर की प्रशंसा की है वो इस स्रोत से संतुलित हो जाती है। फरिश्ता की रचना भी सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ कही जा सकती है, लेकिन इसमें मुगल सम्राटों और दक्षिण रियासतों के साथ उनके संबंधों को बहुत अच्छे प्रभावशाली ढंग से उजागर किया गया है। और इसी तरह से हम बात करें खां की रचना की तो वो भी सामान्य इतिहास का वर्णन करने के साथ साथ दक्षिण भारत में औरंगजेब और मराठों के संघर्ष पर बहुत विस्तार पूर्वक प्रकाश डालती है। खफी खां ने शिवाजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पे भी काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। अब हम बात करते हैं दरबारी साहित्य की। तो तबकार श्रेणी की रचनाएं जो थी वो विद्वानों और लेखकों के निजी प्रयास से तैयार की गई थी, लेकिन मुगल काल में एक नए प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों की रचनाएं भी आरंभ हुई। हम उसे दरबारी इतिहास की संज्ञा दे सकते हैं और ये जो परंपरा थी इसका प्रारंभ हुआ था अकबर के समय में। अकबर ने अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल से अपने शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्वसनीय विवरण तैयार करने को कहा और अबुल फजल ने फिर अकबरनामा लिखी। इसे 5 खंडों में लिखने की पहले योजना बनाई गई थी, लेकिन वो इसके केवल 3 जल्द ही लिख सका। और प्रथम खंड में हमें अकबर के जन्म के बारे में पता चलता है, तैमूरियों की वंशावली के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ हमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल की विस्तृत घटनाओं के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ अकबर के 17वें वर्ष के राज्यकाल तक का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। और इसका जो दूसरा भाग है उसमें हमें अकबर के शासनकाल के 46 वर्षों तक का इतिहास मिलता है। अबुल फजल की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है वो है आईने अकबरी। इसे अकबर के 42वें वर्ष के अंत में लिखा गया और आईने अकबरी से अकबर के प्रशासन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अबुल फजल की अकबरनामा से प्रेरणा लेकर मुगल काल में और भी बहुत सारे दरबारी ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई और बाबर, हुमायूं और शेरशाह के शासनकाल में बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी, अब्बास खां शेरवानी ने तारीख़ शेरशाही वो रचना रची और शेरवानी की जो पुस्तक है वो शेरशाह के शासनकाल की एकमात्र विश्वसनीय ऐतिहासिक रचना है। और अकबर द्वारा आरंभ की गई ये जो परंपरा थी ऐतिहासिक ग्रंथों को लिखने की उसे जहांगीर और शाहजहां द्वारा भी बनाए रखा गया। और मोहम्मद खान ने इकबाल नामा जहांगीरी उसकी रचना की। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी। हालांकि औरंगजेब ने भी इस परंपरा को बनाए रखा और औरंगजेब के शासनकाल में मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा आलमगीर नामा की रचना की गई, लेकिन उसने अपने शासन के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो मुगल कालीन दरबारी इतिहास की आलोचना बहुत सारे समीक्षकों द्वारा की गई है। उनका तर्क है कि इन सभी रचनाओं में शासकों की जो प्रशंसा की गई है केवल वही हमें दिखाई देती है, अन्य पहलुओं को छोड़ दिया गया है और उनके शासनकाल की गलतियों को छिपाने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये आलोचनाएं सही हैं, लेकिन इनसे दरबारी ऐतिहासिक ग्रंथों की महत्ता कम नहीं हो जाती, क्योंकि इन ग्रंथों में वर्णित घटनाओं की सत्यता इसलिए हम विश्वसनीय कह सकते हैं क्योंकि सभी जो इतिहासकार थे वो समकालीन थे और दरबार से जुड़े हुए थे। अच्छा, इन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के अतिरिक्त मुगल काल में फारसी भाषा में अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे तारीख़ सलातीन है, मासिर जहांगीरी है, तारीख़ फरिश्ता है, शाहजहांनामा है, फुतुहात आलमगीरी है, नुस्ख़ा दिलखुशा है। नुस्ख़ा दिलखुशा के लेखक भीमसेन थे और वो औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन करते हैं। इसी तरह से जो फुतुहात आलमगीरी है वो ईश्वरदास नागर द्वारा रचित है और इसमें उसने औरंगजेब के शासन के प्रारंभ से लेकर उसके 34वें वर्ष तक के शासनकाल का वर्णन किया है। इसी तरह से एक और रचना है खुलासतुत तवारीख।
तो खुलासा तो तवारीख सुजान राय खत्री द्वारा लिखी गई और इसमें महाभारत से लेकर औरंगजेब तक का शासनकाल का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय साहित्य की। तो मुगल काल में क्षेत्रीय इतिहास पर भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई और ऐसी रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मीरत अहमदी तथा रियाजुस सलातीन। तो मीरत अहमदी के जो लेखक थे वो थे मोहम्मद अली खां और वो गुजरात के दीवान थे। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 18वीं शताब्दी में की और इससे गुजरात के प्रशासन पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। मोहम्मद अली खां ने अकबरनामा से प्रेरित होकर इस ग्रंथ की रचना की और दूसरे जो ग्रंथ है रियाजुस सलातीन, उसके रचयिता थे गुलाम हुसैन। उन्होंने बंगाल के इतिहास का विवरण अपने इस ग्रंथ में किया है। अब हम बात करते हैं दस्तूर अमल और इंशा की। तो प्रशासन संबंधी तथ्यों की जानकारी के लिए दस्तूर अमल के अंतर्गत आने वाली रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती हैं और इसके अंतर्गत जो सबसे उल्लेखनीय रचना कही जा सकती है वो है अबुल फजल रचित आईन अकबरी, जिससे हमें अकबर के समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें राजकीय आवास, टकसाल, मनसबदारों की श्रेणियाँ, सेना के गठन, फौजदार कोतवाल, इनके लिए निर्धारित योग्यताएं, उनके कार्य, राजस्व संबंधी सुधार आदि, इनके विषय में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और प्रशासनिक विषयों पर इंशा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले प्रशासकीय पत्रों से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत हम जिनको रख सकते हैं मुख्यतः वो है इंशाए यूसुफ, इंशाए ब्राह्मण, खुतूते शिवाजी, इंशा है अबुल फजल, दस्तूरे अमल, टोडरमल, रुक्कते आलमगिरी, जवाबिते आलमगिरी और अखबारात, इनको हम शामिल कर सकते हैं। इन पत्रों से हमें विविध विषयों से संबद्ध नियमों और कानूनों, प्रशासनिक विभागों और उनकी कार्यवाहियों के विषय में जानकारियां मिलती हैं। तो हम अब कह सकते हैं कि जो फारसी साहित्य है वो मुगल कालीन इतिहास और प्रशासन पर बहुत अच्छा प्रकाश डालता है और इन स्रोतों से विभिन्न शासकों के समय की प्रमुख घटनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल अमीरों और पदाधिकारियों के कार्यों, जमींदारों और किसानों की स्थिति और अन्य बहुत सारे विषयों पर हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होती हैं। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रंथों की। तो फारसी के अतिरिक्त मुगल काल में उर्दू, हिंदी, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनसे तत्कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास पर कम प्रकाश पड़ता है, लेकिन सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ही बहुमूल्य स्रोत कहे जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम यूरोपीय साहित्य की चर्चा करें तो यूरोपीय साहित्य भी मुगलकालीन इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही बहुमूल्य स्रोत कहे जा सकते हैं और इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले स्रोतों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों के यात्रा विवरण और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के दस्तावेज। तो जब भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध बढ़ा तो समय समय पर अनेक यूरोपीय व्यापारियों और यात्रियों द्वारा यहाँ पर यात्रा की गई और इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे गए। ऐसे यात्रियों में जिनका हम उल्लेख कर सकते हैं मुख्यतः वो हैं राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, टैवर्नियर और बर्नियर, मॉन्सरेट और पेलार्ट जो कि डच थे, पुर्तगाली डी कास्ट्रो और इटालियन मनुची और रूसी यात्री निकेतन, इनका हम मुख्य रूप से उल्लेख कर सकते हैं। इन यात्रियों द्वारा भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक स्थिति का आंखों देखा विवरण लिखा गया है और हालांकि इन यात्रा वृत्तांतों में हमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिलती हैं, लेकिन मुगल कालीन स्रोत के रूप में हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें इसके विलियम हॉकिंस की, तो विलियम हॉकिंस जो था वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था और उसने जहांगीर के शासनकाल की बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। जैसे नवरोज का उत्सव, उसने सम्राट का जो तुलादान होता था उसके बारे में लिखा है, उस समय की दरबारी व्यवस्था, जहांगीर के दैनिक जीवन आदि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करता है। अगर हम बात करें सर टॉमस रो की, तो सर टॉमस रो जो था वो 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर के समय में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था और वो लगभग 1619 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था और उसने
उस समय की मुगल दरबार की व्यवस्था, वातावरण आदि के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। उस समय जो मुगल दरबार में गुटबंदी व्याप्त थी उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ उसकी यात्रा वृत्तांत से पता चलता है। इसी तरह से पीटर मंडी जो था वो अंग्रेज यात्री था और शाहजहाँ के शासनकाल में आया था। उसने जो यात्रा विवरण लिखा है उससे हमें तत्कालीन हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ शाहजहाँ के समय की जो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हैं उनका भी उल्लेख उसने अपने यात्रा विवरण में किया है, जैसे शाहजहाँ का दक्षिण अभियान, महावत खां की दौलताबाद विजय आदि। तो पीटर मुंडी का जो यात्रा वृत्तांत है वो शाहजहाँ के शासनकाल की जानकारी का एक बहुमूल्य स्रोत कहा जा सकता है। बर्नियर जो था वो फ्रांसीसी यात्री था और जब वो भारत आया 1658 में वो भारत आया, उस समय शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। तो बर्नियर का जो यात्रा वृत्तांत है वो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर के रूप में प्रसिद्ध है और उसने अपने इस यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था शाहजहाँ के पुत्रों में उसका उल्लेख बहुत अच्छा किया है। उसकी घटनाओं का बहुत अच्छा वर्णन उसने इसमें किया है। तत्कालीन नगरों और भवनों का वर्णन भी उसने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। इसी तरह से हम बात करें ट्रेवर्नियर की, तो वो भी फ्रांसीसी यात्री था और लगभग 1640 ईस्वी में भारत आया। उसने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बर्नियर और ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे उनके यात्रा वृत्तांत बहुत अच्छी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तत्कालीन समय की मनुची इटली का रहने वाला था और वो लगभग 1653 में भारत आया था। दारा का पक्का समर्थक था और उसका जो ग्रंथ है वो सटोरियो डो मोगोर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको 4 बड़ी बड़ी जिल्दों में विलियम इरविन द्वारा अनुवादित किया गया। और शाहजहाँ के शासन के पिछले वर्षों के लिए, औरंगजेब के पूर्ण शासन काल के लिए मनुची का ये जो विवरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और क्योंकि उसने शाहजहाँ के जो पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था उसका बहुत अच्छा विवरण अपने इस ग्रंथ में किया है। उत्तराधिकार युद्ध के समय वो स्वयं मौजूद था और सामूगढ़ के युद्ध में उसने स्वयं भाग लिया था, इसलिए हम उसके इस ग्रंथ को बहुत ही विश्वसनीय मान सकते हैं। तो यूरोपीय साहित्य के अंतर्गत ये कुछ यूरोपीय यात्री थे जिनके यात्रा वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्रदान करते हैं मुगल काल के बारे में। इसी तरह से यूरोपीय यात्रा वृत्तांतों में जेसुइट पादरी जो थे उनके यात्रा वृत्तांत भी बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम। उनका भी बहुत ही विशेष महत्व है मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु, क्योंकि अकबर के दरबार में बहुत सारे जेसुइट मिशन आए और इन पादरियों के विवरण से अकबर के दरबार और उसकी धार्मिक नीति, दरबार की सामाजिक संरचना और प्रशासनिक विषयों की हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसी तरह से डच, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों के दस्तावेजों से भी तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था, वस्तुओं के मूल्य, उनके उत्पादन, शिल्प, परिवहन के साधन, व्यापार आदि के विषय में हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो हालांकि साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक साक्ष्य हमें बहुत कम संख्या में मिलते हैं, लेकिन हम इनके महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि मुगल काल के इतिहास के बारे में ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, भवन, स्मारक और उनके अवशेषों को शामिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेखों के माध्यम से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, जैसे विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमा निर्धारण में ये हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं। साथ ही विभिन्न शासकों के तिथि क्रम के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें सिक्कों की, तो मुगल काल में विभिन्न शासकों द्वारा विभिन्न आकार, प्रकार, धातु और मूल्य के सिक्के ढलवाए गए। इन्हें देखकर शासन विशेष के आर्थिक स्थिति का अंदाज हम लगा सकते हैं। सिक्कों पर खुदी इबारतों से तिथि क्रम और सम्राटों की उपाधियों के बारे में भी पता चलता है।
मुगल काल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ उसका अंदाज हम तत्कालीन किलों, मस्जिदों इत्यादि को देखकर लगा सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण इमारतें उस समय की हैं वो हैं आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि। ये आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं और इन्हें देखकर हम मुगलों की कलात्मक अभिरुचि और आर्थिक संपन्नता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार विविध स्रोतों का समुचित उपयोग कर हम मुगल इतिहास की संपूर्ण जानकारी